अरे वकील साहब, मेरे पास आपकी और मेरी ऐसी फोटोज हैं जिनको देखने के बाद आप 1.5 करोड़ तो क्या 5 करोड़ भी दे दोगे। उस बार में बैठी हुई निशा ने मुंबई शहर के सबसे बड़े वकील मिस्टर अर्जुन का कॉलर पकड़ते हुए ये कहा था, और अगर मुझे कल तक पैसे नहीं दिए ना तो परसों मैं क्या करूंगी वो आप भी नहीं समझ सकते हो। पर मैं ऐसा कुछ करूंगी कि आपकी सारी इज्जत और वकालत धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मुझे पूरे 1.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में कल तक ट्रांसफर कर देना। निशा ये बात शहर के सबसे मशहूर और नामी वकील मिस्टर अर्जुन देशमुख से कर रही थी। जहां एक तरफ निशा अर्जुन को इस तरह से धमका रही थी तो वहीं दूसरी तरफ इस बार में बैठे हुए लोग इस तमाशे को किसी मनोरंजन की तरह ही देख रहे थे। तो आखिर कौन है ये निशा? क्या अर्जुन शहर का कोई नामी इंसान है? क्यों वो चुपचाप ही अपनी बेइज्जती को सह रहा है? चलिए सुनते हैं इस पूरी कहानी को। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस कहानी में वो सारी बातें बताई गई हैं जो आपको कभी अपनी जिंदगी में नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये सब कुछ इस कहानी में बताया गया है। तो इस सच्ची कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिए। निशा और अर्जुन की कहानी शुरू होती है एक पार्टी से। रात मुंबई की थी, उमस से भरी हुई थी, ग्लासों की ठंडी बूंदों की तरह लोग चमक रहे थे। एक आलीशान होटल की छत पर आयोजित एक सोशल गैदरिंग चल रही थी। लॉ फर्म के क्लाइंट डिनर के बाद उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और मीडिया के चेहरों से मिल रहे थे। बैकग्राउंड में धीमा जैज बज रहा था और हर किसी के अंदर कुछ न कुछ जगमगा रहा। अर्जुन देशमुख भी उसी चमक दमक में थे, सादगी और आत्मविश्वास के उस मिश्रण के साथ जो जन्म से नहीं वर्षों की कड़ी मेहनत से बनता है। वकील के तौर पर उनका नाम प्रतीक्षित। आज वो कुछ थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज था जो अदालत की दहलीज पर काम आता था। वो मेज के पास खड़े थे, वाइन का ग्लास हाथ में लिए, कि तभी उनकी नजर उस तरफ पड़ी। वहां से निकली एक हंसी जो किसी चिंगारी की तरह सीधी और उनकी ओर आई। निशा काले सिल्क के गाउन में, बाल खुले और आंखों में शरारत। वो भीड़ से कुछ अलग, कुछ चुहल भरी थी, और वो जानबूझकर उनसे नजरें मिला रही थी। उसने अर्जुन की तरह ठहर कर देखा और मुस्कुराकर उन्हें पास बुला लिया। और फिर निशा ने धीमे से कहा, आप अर्जुन देशमुख है ना? मेरे दोस्तों का कहना है कि आप जैसे लोगों से मिल करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अर्जुन ने अपनी वाइन का ग्लास उठाते हुए धीरे से उत्तर दिया, अच्छा लगा मिलकर आपसे। अभी अर्जुन की आवाज में एक औपचारिकता थी, पर निशा के शब्द में वो गर्म सा कसाव था, कुछ ऐसा जो औपचारिकता के पर्दे को फाड़कर भीतर तक घुस आया। वो कहने लगी, मैं निशा हूं, मीडिया प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही। आज का माहौल, इन लोगों की दुनिया, ये सब कुछ सीखने लायक है। तो आप इस इंडस्ट्री में नया करियर बना रही हैं? अर्जुन ने पूछा। निशा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कंधा ऊंचा किया। हाँ, पर राह थोड़ी मुश्किल लगती है। कभी कभी सही दरवाजा मिलने पर कदम आगे रखना आसान हो जाता है। उस रात दोनों की बातचीत एक मामूली जान पहचान से कहीं आगे बढ़ गई है। बिजनेस कार्ड, बड़े सपनों की बातें और हल्की फुल्की शेखी, पर इसके साथ ही एक अनकही कामनाएं भी लिपटी थी। शराब की चुस्की, धीमी रोशनी और जैज म्यूजिक का इफेक्ट, हर चीज ने एक माहौल सा बना रखा था जिससे रिश्ते जल्दी गहरे हो गए थे। निशा ने मीठी आवाज में कहा, आपकी बातें सुनकर के लगता है कि आपने जिंदगी बहुत सोच समझ कर जी है। तो अर्जुन ने हंसते हुए कहा, सोचना वकील की आदत है।
हर बात का फायदा नुकसान उसमें जुड़ा रहता है। और फिर निशा ने अपनी बड़ी आंखें करते हुए कहा, और कभी कभी इंसान सोच समझ कर भी दिल का फैसला नहीं बदल पाता है। निशा की ये बात सुनकर के अर्जुन का चेहरा थोड़ा सा सुन्न पड़ गया था। उसके मन में किसी तरह की चेतावनी बजी, पर वही चेतावनी उस रात की हवा में हो गई। और बातों ही बातों में अर्जुन ने निशा से वहां से जाते हुए कहा, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार। और ये बात सुनते ही निशा ने मानो मन ही मन कोई योजना बना ली हो। उनकी दोस्ती अगले कुछ हफ्तों में आगे बढ़ी। फोन कॉल्स, कैफे पर 2-3 मुलाकातें, और फिर एक रात जब एक पार्टी का असर अभी ताजा ही था, दोनों एक कमरे में बंद हुए। और फिर निशा और अर्जुन जब उस कमरे से बाहर निकले तो उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी थी। और उस कमरे में शादीशुदा अर्जुन ने निशा से कई सारे ऐसे वादे किए जो अर्जुन को भी नहीं पता था कि वो उन्हें कभी पूरा कर पाएगा या नहीं। अगले कुछ दिनों के बाद निशा ने इमोशनल होते हुए अर्जुन से कहा, मेरा एक सैंपल वीडियो है, उसे पुश करने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। अर्जुन ने सोचा ये तो बस मदद है, और बिना कोई जांच पड़ताल किए अर्जुन ने 2 लाख रुपए निशा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये पैसा अर्जुन के लिए निशा की मदद करने का एक तरीका था। निशा की कृतज्ञता मिली, उसकी आंखों में लगाव की झलक, और अर्जुन अपने दिल में मानो एक छोटी सी गर्माहट महसूस कर रहा। पर कहानी में वही मोड़ आ गया जहां चमक के नीचे छिपा था अंधेरा। निशा की जरूरतें खत्म नहीं हुई, वो बढ़ती गई। अगली बार कैमरा, और फिर एडिट के लिए 5 लाख, फिर लोकेशन के लिए 10 लाख। हर बार बहाना नया, और हर बार अनुरोध थोड़ा ज्यादा। अर्जुन ने सोचा कि वो एक होनहार को संभाल रहा है, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये मदद अब जरूरत से ज्यादा एक बंधन बनती जा रही है। फिर एक रात जब अर्जुन ने एक कठोर इनकार किया, निशा ये सब ठीक नहीं है, देखो मेरा भी परिवार है, मैं सारे पैसे तुम पर नहीं लुटा सकता हूँ। जब तुमको पैसों की बहुत जरूरत थी तो मैंने हेल्प की, लेकिन अब ये हेल्प हद से ज्यादा तुम्हारी ग्रीड बनती जा रही है। ये सुनते ही निशा का सुर बदल गया। अर्जुन, मुझे सब याद है, जिस शाम हम उस कमरे में थे उसकी तस्वीरें मेरे पास हैं। अगर तुमने आज पैसे नहीं भेजे तो मैं वो सारी की सारी फोटोज सबको दिखा दूंगी, मीडिया को, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारी कोर्ट में, और फिर तुम्हारी इज्जत पूरे बाजार में उछलेगी। तो अगर चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं तो मुझे पैसे देते रहो। ये सुनते ही अर्जुन के पूरे शरीर में उबलन सी दौड़ गई। अदालत की दुनिया में जहां हर आरोप आग की तरह फैलता है, उसकी प्रतिष्ठा केवल उसके काम से ही थी। वो उसका परिवार था, उसका अस्तित्व था। वो घबराया और शर्मिंदा हुआ, और डर भी गया। रातें बिना नींद के बीतने लगी। वो अपनी जमा पूंजी निकालने लगा, घर की ज्वेलरी गिरवी रखने लगा, पुराने निवेश तक तोड़ दिए। लेकिन हर बार पैसे भेजने का बादल छटता ही नहीं था। निशा की मांगें बढ़ती जा रही थी, कभी 50 लाख, कभी 20 लाख, और फिर एक बार 1 करोड़, और फिर 1.5 करोड़ तक की रकम की मांग रखी गई। अर्जुन हर बार सोचता था कि ये आखिरी बार है, पर धोखे की गहराई का कोई ठिकाना नहीं था। और फिर अंततः गोरेगांव पुलिस स्टेशन की ठंडी दीवारों के भीतर अर्जुन पहुंचा। थकान, शर्म और भय, इन सब ने उसे वहां तक खींच लाया था। उसने सब कुछ बताया, हर एक मैसेज, हर एक ट्रांजैक्शन, उस पल के बारे में बताया जब वो उस लड़की के चमक में फंस गया था। और पुलिस ने कहा, ये तो ब्लैकमेल है, ये हनी ट्रैप है, जांच की जाएगी। कभी कभी इंसान झूठ की इतनी परतों पर लिपट जाता है
कि सच बोलना भी पाप लगने लगता है। अर्जुन देशमुख अब उस मोड़ पर था जहां हर सांस एक सबूत बन सकती थी और हर शब्द उसकी दुनिया बचा या मिटा सकता था। गोरेगांव पुलिस स्टेशन की वो सुबह भारी थी। दीवारों पर टंगे पुराने कैलेंडर के नीचे अर्जुन बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। सामने इंस्पेक्टर रेखा सिंह, सख्त चेहरा, तेज आंखें और पूछताछ की तैयारी में थी। रेखा ने सीधा सवाल किया, वकील साहब, आपने कहा कि पैसे ट्रांसफर किए थे, सबूत है? अर्जुन ने फाइल आगे बढ़ाई। हाँ, ये सारी बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन आईडी, तारीखें, सब कुछ। उसने हर बार अलग अलग बहानों से पैसे मांगे। रेखा ने कागज पलटे और ठंडी आवाज में बोली, आप इतने बड़े वकील होकर के ये सब करते हैं? कहीं तो कुछ था सर, सिर्फ डर से कोई करोड़ों नहीं देता। ये सुनकर अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। शायद मैंने पहली मुलाकात में ही गलती कर दी। वो दिखने में मासूम लगी, पर अंदर से सब कुछ प्लान था। रेखा ने अपने डिपार्टमेंट को ऑर्डर किया, टीम बनाओ, उसके मोबाइल और अकाउंट्स की डिटेल निकालो। जांच शुरू हुई। रेखा के सोशल मीडिया हैंडल्स, बैंक रिकॉर्ड्स और कॉल्स डिटेल खंगाले गए। धीरे धीरे एक बड़ा जाल सामने आया। पता चला कि निशा अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 लोग और थे। एक फोटोग्राफर जो एविडेंस तैयार करता था और एक एजेंट जो अमीर टारगेट्स ढूंढता था। वो तीनों मिलकर के एक सीरीज की तरह लोगों को ट्रैप करते थे। पहले दोस्ती, फिर इमोशनल जुड़ाव और फिर झूठे सबूत और आखिर में ब्लैकमेल। पुलिस ने निशा को मुंबई के अंधेरी के एक अपार्टमेंट से दरवाजा खुलते ही वो मुस्कुराई, जैसे कि किसी टीवी ड्रामा शो की एक्ट्रेस। अरे इतना क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग? वो सब मेरी और उसकी मर्जी से हुआ था। मैंने तो बस अपनी तकदीर सुधारने की कोशिश की। ये सुन करके रेखा सिंह ने उसे घूरते हुए कहा, तकदीर नहीं, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश की थी तुमने। और फिर निशा ने व्यंग में कहा, जो लोग बहुत बड़े हैं ना, वो सोचते हैं कि वो किसी को भी खरीद सकते हैं। मैंने तो बस वही सबक उन्हें वापस सिखा दिया। निशा को हथकड़ी लगी और आंखों में उसकी ना तो पछतावा था और ना ही डर, बस ठंडी चालाकी। अगले हफ्ते मीडिया में हंगामा मच गया। मशहूर वकील हनी ट्रैप का शिकार। हेडलाइनों में यही लिखा। कोर्ट रूम भरा हुआ था, कैमरे चमक रहे थे और अर्जुन की आंखों में थकान, शर्म और उम्मीद तीनों साथ में थे। अभियोजन पक्ष के वकील ने सबूत रखे, बैंक ट्रांसफर, वॉइस रिकॉर्डिंग और चैट्स। पर निशा के वकील ने आक्रामक सवाल दागे। क्या आप ये मानते हैं कि आपके और निशा के बीच भावनात्मक संबंध थे और ये संबंध सिर्फ इमोशनल नहीं, सेक्सुअल भी थे? ये सुनकर के अर्जुन शांत और उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैंने उसे केवल एक इंसान समझ करके मदद की थी, पर उसने मेरे विश्वास को हथियार बना लिया। निशा पीछे से मुस्कुराई, ऐसे कि जैसे उसे अभी भी अपने खेल पर भरोसा। फिर अदालत में सबूतों का दौर चला, जिससे पूरे मामले का रुख ही बदल गया। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें निशा अपने साथियों से कह रही थी, वो फंस गया है, अब पैसे निकालो, फिर अगला टारगेट देखेंगे। ये सुनकर के कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रेखा सिंह ने अर्जुन की तरफ देखा, उसकी आंखों में राहत थी। निशा की मुस्कान उस पल पहली बार टूटी थी। और फिर कई हफ्तों की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। निशा और उसके साथियों को धारा 384 ब्लैकमेलिंग और धारा 420 धोखाधड़ी के तहत दोषी पाया गया। तीनों को सजा हुई 5 साल की कैद और भारी जुर्माना। अर्जुन के लिए जीत थी, पर अधूरी, क्योंकि इस मुकदमे ने उसकी आत्मा को झुलसा दिया था। उसने प्रेस को सिर्फ इतना कहा, कानून ने न्याय किया है, पर अब मुझे
अपने अंदर शांति ढूंढनी है। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपने पुराने चैम्बर पे बैठा। क्लाइंट्स लौट आए थे, इज्जत भी लौट आई थी, मगर वो चमक अब वैसी नहीं थी। वो हर केस से पहले खुद से एक सवाल पूछता था, क्या मैं फिर किसी और पर इतना भरोसा कर सकता हूँ? तो दोस्तों, यहीं तक थी ये कहानी निशा और अर्जुन की। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। इस कहानी में मैंने पात्रों का नाम बदल दिया है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये एक घटना है जो मुंबई के एक वकील के साथ हुई थी, जिसमें एक एक्ट्रेस ने वकील को इतना ब्लैकमेल किया था कि उसने करीब 2.5 करोड़ रुपए तक उस वकील से ऐंठ लिए। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। चलते चलते आप हमारे चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।